हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। इसके अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको थ्रू आउट जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब भी याद रखिए, या फिर आप केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिखते हैं तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम देखेंगे कि ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं बोलूं एट टाइम टी, जब एट टाइम 0, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, टाइम 0 पर टोटल कंसंट्रेशन अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या होगा? टोटल कंसंट्रेशन किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा क्या? नहीं, सारा किसका होगा? रिएक्टेंट का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से भी हम बोल रहे हैं क्या, अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, है ना, क्योंकि इनिशियली टोटल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट्स का होता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पर आपको बहुत अच्छे से ये बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए और इन्हें याद रखिए थ्रू आउट योर चैप्टर। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये आपको लिखना है एक बार, तो लिख लीजिए। दूसरा, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, परफॉर्म हो रही है, तो हमेशा याद रखिए इनिशियली जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इनिशियली, तब वो जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत स्पीडली रिएक्शन कन्वर्ट हो रही होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। बट जैसे जैसे टाइम पास होने लगता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। समझ रहे हैं आप? इनिशियली वो बहुत रैपिडली होती है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियली एनी रिएक्शन takes place rapidly and slow down with passage of time। जैसे जैसे टाइम पास होगा, आगे बढ़ेगा टाइम, वैसे वैसे क्या होगा, वो रिएक्शन जितनी स्पीड से हो रही थी वो थोड़ा कम होने लगेगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ कुछ कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो चुका होगा प्रोडक्ट का, है ना, रिएक्टेंट कम हो चुका होगा। पहले तो पूरे रिएक्टेंट थे, तो उन्हें कन्वर्ट होने का जो रेट था वो बहुत जल्दी था, इसलिए रिएक्शन रेट इनिशियली बहुत हाई होता है। फिर जैसे जैसे टाइम चले जाता है, उसके साथ जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन की प्रोसेस, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू द इनिशियल टाइम जब वो शुरू होती है। ठीक है। तो ये तो जनरल हो गया, पर अभी तक हमने ये बात नहीं करी है कि अगर रिएक्शन जो हो रही है, अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रही है, मतलब सारे रिएक्टिंग स्पीसीज इन द प्रोडक्ट आर इन गैसेस फेज, तब क्या होगा? उस केस में हमें क्या बढ़ाना है? ठीक है, तब हमें प्रेशर बढ़ाना है। सो इन गैस फेज, किसी भी रिएक्शन जो गैस फेज में हो रही है, विथ इंक्रीज इन प्रेशर the rate of reaction increases। अगर इस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखना है थ्रू आउट दिस चैप्टर। हम ये ग्राफ भी बता सकते हैं इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर और टाइम मिनट लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो क्या ग्राफ आएगा? अगर रिएक्टेंट की बात करें तो उनका कंसंट्रेशन क्या है? कम हो रहा है, तो ये स्लो डाउन आएगा। वेयर एज अगर मैं किसकी बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, तो उनका कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलर लाइन विल शो रिएक्टेंट, या फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
In this graph will show concentration of प्रोडक्ट. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे थ्रू विद पैसेज ऑफ टाइम, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो ये आपको ऑब्जर्वेशन जो हमने इंपॉर्टेंट लिखी है विद दिस ग्राफ आपको पता होना चाहिए. इसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन. पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ it was given in 1867. So at given temperature the rate of the reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. Let a reaction, एक रिएक्शन हमें मिली है जहां पर A प्लस बी रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? 2AB में कन्वर्ट हो रहे हैं लेट्स से. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम इसके हिसाब से बोलें तो एक गिवन टेम्परेचर पे द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज आर the rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants. reactants ये हैं, इनका प्रोडक्ट ले लें मोलर कंसेंट्रेशन का तो यही आएगा. मोलर कंसेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये आप लोगों को अभी तक क्लियर हो चुका होगा. तो ये हो गया हमारा क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये जो हमने लिखा है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम एक्टिव मासेस भी बोलते हैं, तो हम इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज अ टर्म एक्टिव मास. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा. इजी रखने के लिए हम ये बातें करते हैं क्योंकि हम वो जनरली अब टर्म एक्टिव मासेस हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, टाइम हैव बीन चेंज्ड नाउ. जब लॉ आया था तब हम वो टर्म यूज करते थे, दैट इज द रीजन अब हम यूज नहीं करते. अगेन अब क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वेयर K is a constant called rate constant. Rate constant. It is also called as velocity constant. Velocity constant. ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. Now, suppose if the molar concentration of reactants becomes 1, A भी 1 बन गया और B भी क्या हो गया? 1 हो गया. अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह रख दूं 1 तो क्या मिल जाएगा? R इक्वल्स टू K मिल जाएगा. और यहाँ पर हम किसे? रेट कांस्टेंट को या वेलोसिटी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. सो हम डिफाइन कर रहे हैं रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इट इज द rate of the reaction when the concentration of reacting species becomes unity. अगर जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तभी तो हम इसे डिफाइन कर पाएंगे. सो इट इज व्हाट? रेट कांस्टेंट. ये आपको अब हर बार डिफाइन करने के लिए आ सकता है ना, जैसे कि आपको जनरली फिजिक्स में एसआई यूनिट्स डिफाइन करने के लिए आती है. तो यहाँ पर क्या आते हैं? जो कांस्टेंट होते हैं जनरली उनका डेफिनेशंस आ सकती है इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. So ये हमारा क्या हो गया? Law of mass action. So here we end this video. I hope you got the concept whatever we have discussed today.
If you are getting benefited from our videos, then definitely like our channel, subscribe, and also press the bell icon so that you will get more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.